हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो ये क्लास रहेगी BSOG 176 की ये क्लास रहेगी, सोशलॉजी की क्लास रहने वाली है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड का नेम है अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हमने इसकी पहले भी क्लास आपको ऑलरेडी करवा रखी है, वो मैं इसी वीडियो के साथ प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और इस क्लास के अंदर हम उन प्रश्नों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, जो कि इस इकोनॉमी एंड सोसाइटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन कई बार इस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, हमारा मेन फोकस उन सारे प्रश्नों पर रहने वाला है। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला जो इसका प्रश्न है वो है सब्सटेंटिव अर्थव्यवस्था। वास्तविक अर्थव्यवस्था क्या है? सब्सटेंटिव इकोनॉमिक क्या होती है, उसको हमें समझना है इस प्रश्न के अंदर। वास्तविक या सब्सटेंटिव अर्थव्यवस्था का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण से जीविका प्राप्त करता है। यानी कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? जीविका। जीविका प्राप्त करता है। कार्ल पोलैनी के अनुसार यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि समाज अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति और अन्य लोगों के साथ कैसे अंतक्रिया करता है। जैसे समाज इस वातावरण से जुड़कर, इस पर्यावरण से जुड़ करके किस तरीके से अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है, अपनी जीविका को प्राप्त करता है, यही कहलाती है सब्सटेंटिव अर्थव्यवस्था। इसका संबंध बाजार के नियमों या लाभ कमाने से नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आश्रय आदि को पूरा करने वाली सामाजिक संस्थाओं से है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इसका मेन जो है, एक तो हम भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं पर्यावरण से, और दूसरा आश्रय यानी कि रहने की जगह सामाजिक संस्थाओं से है। इसमें औपचारिक आर्थिक सिद्धांतों के विपरीत मानवीय जीवन की सुरक्षा और निरंतरता सर्वोपरि होती है। एक तो होता है आर्थिक सिद्धांत कि भाई मुझे आर्थिक इकोनॉमिकली एक तरीके से मुझे किस तरीके से ग्रो करना है, और एक उसके उलट ही है सीधा मानवीय जीवन की सुरक्षा। यानी कि मानवीय जीवन प्राप्त करने के लिए मेरी क्या सुरक्षा होनी चाहिए, और वही निरंतरता किस तरीके से होनी चाहिए, वही मेरे लिए सर्वोपरि होती है। हम इसमें इकोनॉमिकली चीजों को नहीं देखते हैं, हम इसमें सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पे करते हैं? अपनी जीवन की सुरक्षा के ऊपर। तो ये किस में आती है? सब्सटेंटिव इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने ये प्रश्न को अच्छे से समझा है, अच्छे से अंडरस्टैंड करा है। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी और उसके स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो रेसिप्रोसिटी है इसके ऊपर हमने पहले भी कई क्लासेस ऑलरेडी बना चुके हैं। हम इस सब्जेक्ट कोड के अंदर भी कई क्लासेस ऑलरेडी बना चुके हैं। इस पर्टिकुलर प्रश्न के ऊपर भी हम क्लासेस बना चुके हैं। और अब हम इस क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड दोबारा से करेंगे, रेसिप्रोसिटी क्या होती है, पारस्परिकता क्या होती है, उसके बारे में। ये ठीक है। हाँ, मैं क्लास बना। अच्छा, वो इसका काय का तो है नहीं, वो प्रिंट निकाल देगा मुझे उसका, स्टैम्प के लिए जमाने स्टैम्प? पहचान पत्र के लिए जो निकाला ना लाइफ का, हाँ हाँ, उसका प्रिंट दे क्या निकाल के। प्रिंट चले को दे हैं। वैसे वो तो मैंने करवा दिया था, वो तो जमा कर दी दिया है ना। उनको चाहिए होगा ना दिखाने के लिए, वो दिखाने के, चलो मैं आपको भी दे देता हूँ, पर अभी तो मशीन पे बंद है बोलिए चलो ओके जुमदार है ना। बंदल 15 मिनट में मैं फ्री होना है। तो हम जैसे बात कर रहे थे पारस्परिकता के ऊपर, रेसिप्रोसिटी के ऊपर हमारी ये क्लास चल रही थी। तो पारस्परिकता का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का आसानी आदान प्रदान है, जो समानता या सहयोग के संबंधों पर आधारित होता है। इसके 3 मुख्य स्वरूप है। हाँ, तो इसमें जो हम मुख्य स्वरूप देख रहे हैं, पहला इसमें सामान्यकृत पारस्परिकता। इसमें लेन देन में हिसाब नहीं रखा जाता, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग। जैसे हम अपने भाई घर परिवार के लोगों के साथ कोई आदान प्रदान करें तो उसमें कोई हिसाब थोड़ी ना रखते हम। तो वो क्या कहलाती है? सामान्यकृत पारस्परिकता वो कहलाती है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें संतुलित पारस्परिकता। इसमें आदान प्रदान का मूल्य लगभग बराबर और समयबद्ध होता है, जैसे उपहारों का आदान प्रदान। जब हम कोई ऐसा उपहार आदान प्रदान करते हैं जिसके लिए हमारे मन के अंदर ये होता है कि अगर आज हम ये उपहार सामने वाले को दे रहे हैं, तो कल जब हमारे घर में कोई फंक्शन होगा या हमारे घर के अंदर कोई एक तरीके से कोई भी एक ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें उस वो भी हमें एक तरीके से वो देने वाला है, उपहार देने वाला है। तो ये क्या हो गई कि एक तरीके से मूल्य के बराबर की, एक तरीके से एक समयबद्ध वाली एक क्या हो गई? पारस्परिकता हो गई। इसे हम कहेंगे संतुलित पारस्परिकता, जिसमें हमें ये मालूम है कि हम अगर सामने वाले को इतने मूल्य का कोई उपहार दे रहे हैं
तो वो जब हमारा समय आएगा या हमारे घर पे कोई फंक्शन होगा तो उस टाइम पर वो भी हमें वो ही उसी के मूल्य के बराबर या उसी के हिसाब से हमें भी वो उपहार देगा। तो वो किस में आ जाएगी? संतुलित पारस्परिकता में वो आ जाएगा लेन देन। अगली अगर हम बात करें अगली पारस्परिकता, वो है नकारात्मक पारस्परिकता। इसमें प्रत्यक्ष पक्ष न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करता है, जैसे मोलभाव या सौदेबाजी। अब देखिए मोलभाव या सौदेबाजी में क्या होता है, हर कोई इंसान ये चाहता है, देखो दुकानदार ये चाहता है मैं अपना सामान महंगे से महंगे रेटों में बेचूं, और जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो क्या चाहता है, मैं सस्ते से सस्ते में खरीदूं। तो ये क्या हो गई? ये एक हो गई एक नकारात्मक पारस्परिकता। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष पक्ष न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करता है, मतलब लागत कम लगे और फायदा जो हो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो वो नकारात्मक पारस्परिकता में आएगा। ये 3 तरीके की पारस्परिकता हो गई। इसके ऊपर भी मैंने क्लास ऑलरेडी बना रखी है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी से जुड़े हुए बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस मैंने बना रखी हैं। आप वीडियो के फीड में जाकर के चेक कर लेना। बहुत ही ज़्यादा आपको उससे लाभ मिलेगा और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएँगे ही आएँगे। ठीक है? अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, आर्थिक समाजशास्त्र में औपचारिकतावाद, फॉर्मलिज्म को समझाइए। फॉर्मलिज्म क्या है? उसको हमें अंडरस्टैंड करना है इस प्रश्न के अंदर। औपचारिकतावाद और समाजशास्त्र और औपचारिकतावाद, आर्थिक समाजशास्त्र और निर्विज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों पर लागू होते हैं। बात समझ में आई आपको? मतलब के जितने भी अर्थशास्त्र के नियम हैं, जितने भी इकोनॉमी के नियम हैं, वो सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों पर लागू होते हैं। इसके समर्थकों का तर्क है कि मनुष्य मूल रूप से एक विवेकशील प्राणी है जो सीमित संसाधनों के बीच अधिकतम लाभ या संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जितने कम, अगर मान लीजिए हमारे पास संसाधन होंगे, हम अपनी जीवन शैली को उसी तरीके से बनाएंगे। हम उसी तरीके से कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करके हम उसको अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक्सपेंड कर सकें, अपने जीवन को चला सकें। क्योंकि अगर हमें कम चीज मिलती है तो हम कम में गुजारा करते हैं, और अगर हमें अत्यधिक चीज मिल जाती है तो हम फिर क्या करते हैं? उसका वेस्टेज करते हैं। ये मनुष्य की एक तरीके से क्या है? मनुष्य का ये कर्म है, वो इसी तरीके से चलता है। ये सिद्धांत बाजार, मांग आपूर्ति और व्यक्तिगत चयन को हर समाज, चाहे वे आदिवासी हो या आधुनिक, की आर्थिक गतिविधियों का आधार मानता है, भले ही संस्थागत ढांचा अलग क्यों ना हो। ठीक है, यह हमने प्रश्न समझ लिया फॉर्मलिज्म के ऊपर। अगले प्रश्न पे आते हैं, उपहार विनिमय, गिफ्ट एक्सचेंज की अवधारणा की विवेचना कीजिए। गिफ्ट एक्सचेंज क्या है, इसकी अवधारणा की विवेचना हमें करनी है कि भाई गिफ्ट एक्सचेंज क्या होता है, उपहार विनिमय क्या होता है। एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर वास्तविक एक विनिमय के ऊपर ही हम काफी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कि विनिमय प्रणाली क्या होती है ना। और अब क्या आ गया इसके अंदर? उपहार विनिमय आ गया, गिफ्ट एक्सचेंज अब हम इसके अंदर समझेंगे। उपहार विनिमय सामाजिक संबंधों को जोड़ने और बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रसिद्ध निर्विज्ञानी मार्शल मोस के अनुसार उपहार कभी भी पूरी तरह निःशुल्क नहीं होते, उनके साथ देने लेने और चुकाने का नैतिक दायित्व जुड़ा होता है। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली है, किसने कही है ये बात? जो कि है प्रसिद्ध निर्विज्ञानी मार्सेल मोस। उन्होंने क्या क्या कहा? उपहार कभी भी पूरी तरह निःशुल्क नहीं होते। अगर हम किसी को उपहार अगर देते हैं तो वो पूरी तरीके से निःशुल्क नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं हमारी मन की चाह जुड़ी हुई होती है कि अगर आज मैं ये उपहार इस व्यक्ति को दे रहा हूं तो बदले में मुझे ये चीज मिलेगी या ये चीज मिल सकती है। वो मन के अंदर लालच, वो मन के अंदर लालसा हर इंसान के अंदर बन जाती है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम इसको आगे देखें, ये आर्थिक लेन देन से अलग सामाजिक एकजुटता, प्रतिष्ठिता और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। पारंपरिक समाजों में उपहारों का आदान प्रदान दो समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन स्थापित करने का प्रमुख साधन हुआ करता था। अगर आप ऐतिहासिक इतिहास में भी झांक करके देखोगे, अगर वहां पर भी उपहारों का लेन देन हुआ है, एक गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तो स्वार्थ रहा होता है, और दूसरा क्या होता है, वहां पर एक तरीके से गठजोड़ बनाने की, एक तरीके से क्या होता था, एक दूसरे के साथ में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए वो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ करता था। अगर आप राजाओं महाराजाओं का दौर देखोगे, अगर आप चाहे
ब्रिटिश काल को देखोगे, कोई भी आप टाइम ले लीजिए, कोई भी पुराने से पुराना या नए से नया आप देख लो, तो क्या होता है, एक तरीके से सामाजिक गठबंधन को स्थापित कर का भी होता है गिफ्ट एक्सचेंज के थ्रू। अगर आज भी आप देखो, अगर कोई आपका रिश्तेदार या अगर कोई मान लो पड़ोसी भी आपको गिफ्ट दे रहा है ना, अगर पड़ोसी गिफ्ट दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक सामाजिक तौर पर आपसे गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। वैसे ही कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा, अगर आपका पड़ोसी आपको आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई त्योहार पर गिफ्ट दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सामाजिक गठबंधन को मजबूत करना चाहता है आपके साथ में, तभी वो ये गिफ्ट आपको दे रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। भारत में विभिन्न कृषक आंदोलनों की चर्चा कीजिए। जो कृषक आंदोलन भारत में हो उसको हमें देखना है। भारत में कृषक आंदोलन ऐतिहासिक रूप से भूस्वामित्व, शोषण, ऋणग्रस्तता और कृषि नीतियों के विरुद्ध रहे हैं। औपनिवेशिक काल में तेभाला, तेलंगाना और चंपारण जैसे आंदोलन किसानों के अधिकारों और लगान मुक्ति के लिए हुए थे। देखो ये जो औपनिवेशिक काल है यानी कि ब्रिटिश शासन, इसमें क्या हुआ था, तेभाला, तेलंगाना और चंपारण यानी कि बिहार, ये दो आंदोलन किसान आंदोलन हुए थे और इनका उद्देश्य क्या था, एक तो लगान मुक्ति के लिए ये आंदोलन हुए थे और किसानों के अधिकारों के लिए ये आंदोलन हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की मांग, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के किसान संघर्ष और हरित क्रांति के बाद उत्पन्न नई असमानताओं के खिलाफ नवीन किसान आंदोलन उभरे। और जो औपनिवेशिक काल के बाद जो भी आंदोलन हुए उनको क्या कहा गया, नवीन किसान आंदोलन के रूप में उभरे हैं, जिसमें क्या है, भूमि सुधारों की मांग, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के किसान संघर्ष और हरित क्रांति के बाद उत्पन्न नई असमानताओं के खिलाफ नवीन किसान आंदोलन उभरे। इन आंदोलनों ने भारतीय राजनीति और आर्थिक नीतियों को गहराई से प्रभावित किया है। ये आ गए नए वाले आंदोलन, यहां से अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद के, और ये हो गए औपनिवेशिक काल के आंदोलन। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना इन क्वेश्चन आंसर को। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और आगे भी हम आपको इसी तरीके से क्लासेस करवाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी विषय के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से जुड़ी हुई क्लास, उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। आप कमेंट करिए, हम क्लास आपके लिए रेडी करेंगे। और इसी तरीके से हमें आप फॉलो करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर जरूर करिए, उसको करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।